हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। पहले इसका डेफिनेशन जान लेंगे, उसके बाद फिर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज की अगर बात कर लें तो ये होता है C6H12O6। फ्रुक्टोज की अगर बात करें तो ये भी यही होता है C6H12O6। बट सुक्रोज की अगर बात करें तो ये होता है C12H22O11। वाटर की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O। यूरिया की बात करें ये होता है NH2CONH2। ठीक है, या फिर चाहे बोल सकते हैं CON2H4। ठीक है, तो ये फार्मूले मॉलिक्यूलर फार्मूले किनके हैं? तो ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, सुक्रोज का, वाटर का एंड यूरिया का। तो यहाँ से हम क्या देख सक रहे हैं कि ग्लूकोज में जो है ना, कार्बन कितना दिखाई दे रहा है 6, हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है 12, ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है 6। सिमिलरली फ्रुक्टोज में वही कहानी है। सुक्रोज की बात करें 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन, 11 ऑक्सीजन। वाटर में बात करें 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। इस यूरिया की बात करें 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो हमें क्या बताता है, उसमें डिफरेंट एटम्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला of a molecule gives the idea about different atoms present in the molecule। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो हमें ये बताता है कि उस मॉलिक्यूल में जो है कितने सारे डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल एटम्स के बारे में बता सकते हैं। 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे? तो 24 एटम्स, जिसमें से 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमें ये नहीं पता चलता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड किस टाइप का है। तो ये हमें बताएगा इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, फिलहाल आगे बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला की बात कर लें तो एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है किसी भी कंपाउंड का, हमें ये बताता है कि उस कंपाउंड में या फिर उस मॉलिक्यूल में जो अलग अलग एटम्स हैं उनके बीच का अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकाला जाए, होल नंबर रेशियो, वो क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। तो अगर इसका हम लोग लिखना चाहें मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या है? C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर इसका एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो इन सारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम के बीच का अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकाला जाए तो क्या बोल सकते हैं इसको? 1:2:1, या फिर इसको बोल सकते हैं ऐसा CH2O। ये तो रेशियो हो गया और ये हमारा हो गया एम्पिरिकल फार्मूला किसका? तो ग्लूकोज का। उसी प्रकार से हम लोग अगर देखना चाहें एसिटिक एसिड ले लेते हैं। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है सर? CH3COOH, या फिर सिंपली इसको कह सकते हैं C2H4 and O2।
ठीक है। तो एसिटिक एसिड का फार्मूला हमारा है C2H4 एंड O2। अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकाला जाए तो यहाँ पे क्या बोलेंगे सर, 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 अगर कॉमन ले लिया है सब में तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर भी 1:2, 2:1, ठीक है। तो यहाँ पर भी एम्पिरिकल फार्मूला जो बनेगा CH2O, ठीक है। जैसे हम लोग एलसीएम में पढ़ते हैं ना कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो इन तीनों में कॉमन क्या लिया जा सकता है, तो 2 लिया जा सकता है, ठीक है। ये बचेगा 1, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 3। सिमिलरली यहाँ पर एटम्स का जो भी नंबर दिखाई दे रहा है ना उसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 6 कॉमन लिए तो 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 1 बचा। सिमिलरली यहाँ पे 2 था, ये 4 था, ये 2 था, 2 कॉमन ले लिए तो ये 1 बचा, 2 एंड ये फिर 1, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल गया क्या, एम्पिरिकल फार्मूला किसका, ग्लूकोज का CH2O एंड एसिटिक एसिड का भी बात करें तो CH2O, ठीक है। इसी प्रकार से और भी किसी मॉलिक्यूल का हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं। अच्छा, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल gives the idea about simplest whole number ratio among different atoms present in the molecule, ठीक है। तो उस मॉलिक्यूल में जो अलग अलग एटम्स प्रेजेंट हैं उनके बीच का जो सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रिलेशन निकालते हैं एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के। रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं सर, एक ग्लूकोज ले लेते हैं, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है क्या होता है, तो C6H12O6 एंड इसका थोड़ी देर पहले हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकाला, वो था CH2O, ठीक है। तो अगर हम इस एम्पिरिकल फार्मूला में एक नंबर ले लें ऐसा कि इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर वापस लाया जा सकता है, तो कौन सा नंबर लेंगे, अगर 6 ले लेते हैं यहाँ पे तो क्या ये C6H12O6 वापस आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अभी एसिटिक एसिड लिए थे, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताए थे, C2H4O2, इसका एम्पिरिकल फार्मूला सेम था CH2O। अगर इस एम्पिरिकल फार्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वापस हम यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, ये कोई नंबर है जो होल नंबर है दिखाई दे रहा है, उसको अगर लिख दें n, ठीक है, इनटू ये क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो हमें क्या मिला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, जहाँ पे n को बोलेंगे हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये नंबर कौन सा हो सकता है, तो
ये नंबर कौन सा हो सकता है, तो ये एक होल नंबर इंटीजर हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा रिलेशन निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास एंड एम्पिरिकल फार्मूला मास। रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूलर मास और EFM आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से वापस आ जाएं, तो यहाँ से अगर हम इस ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालें, ग्लूकोज का यहाँ पे क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और यहाँ पे था एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12O6। तो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16। इसको सॉल्व करेंगे तो 72 प्लस 12 प्लस 64, इसको जोड़ेंगे तो आएगा, सॉरी ये 96 होगा यहाँ पे, इसको सम करेंगे तो आएगा 180, ठीक है। और इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला था CH2O, इसका अगर एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाला जाए EFM, तो ये आएगा 1 × 12 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 16, तो ये वैल्यू आएगा आपका 30, ठीक है। तो अगर हम देखें कि मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे 180 है, एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या है 30, तो इस 30 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वापस यहाँ पे आया जा सकता है, लाया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से रिलेशन क्या बता सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। ये दो फार्मूला आपको याद रखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। एक टर्म और आएगा, अगर कहीं क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी जिक्र किया हुआ है, वेपर डेंसिटी, ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू निकाले हैं n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, और यहाँ से निकाले मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो क्या हम लोग यहाँ से n का वैल्यू निकाल सकते हैं, n का वैल्यू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। और अगर वेपर डेंसिटी दिया हुआ है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, n का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा नहीं है। एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये है एंड तीसरा फार्मूला ये है, आसान आसान है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में रिलेशन तो ये आया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये ठीक है। अगर हम किसी तरीके से एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लें और इस n का वैल्यू मिल जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमें मदद करेगा ये मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास। यहाँ से हम n का निकालेंगे वैल्यू, फिर इस n को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस एम्पिरिकल फार्मूला को किसी भी हालात में निकाला जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे इस एम्पिरिकल फार्मूला को। कैलकुलेशन ऑफ
empirical and molecular formula, कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो है ना अलग अलग एटम्स दिखाई देंगे। ठीक है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, XYZ कुछ भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो एक ना फार्मूला तैयार करते हैं। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनका कुछ परसेंटेज दिया रहेगा। ठीक है, और इनके एटॉमिक मास दिया रहेगा। फिर जो है यहाँ पर जो भी परसेंटेज दिया है एलिमेंट का, उसका जो है ना एटॉमिक मास से डिवाइड करके निकालेंगे हम लोग एटॉमिक रेशियो। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे कार्बन है, इसका परसेंटेज समथिंग दिया हुआ मान लेते हैं X%। ठीक है, हाइड्रोजन है, इसका परसेंटेज दे रखा है Y%। ऑक्सीजन है, इसका परसेंटेज दिया हुआ है Z। और नाइट्रोजन है, इसका परसेंटेज मान लो दिया हुआ है A। ठीक है, तो क्या करेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, यहाँ पे लिखिए। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, यहाँ पे लिखेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यहाँ पे लिखेंगे। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस जो भी परसेंटेज दिया हुआ है इस कार्बन का, उसको डिवाइड करना है इस एटॉमिक मास से, यानी कि X/12, फिर यहाँ पे Y/1, फिर यहाँ पे Z/16 और यहाँ पे A/14। अब इसको डिवाइड करने के बाद जो है ना हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल के आएगा। ठीक है, सपोज कर लो कि इसको डिवाइड करने पे ये आ गया 2, ये 4 और ये वैल्यू आ रहा है हमारा अगेन 4 और ये वैल्यू आ गया हमारा सपोज कर लो 6। ठीक है, अब देखना है कि इन चारों वैल्यू में जो भी सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगा उनको क्या करना है, इन चारों में जो सबसे छोटा आएगा उसको करेंगे क्या कि इसी नंबर से चारों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। कैसे, तो इन चारों में जो छोटा है सबसे, सबको डिवाइड कर दो। 2/2, 1, 4/2, 2, 4/2, 2 एंड 6/2 यानी कि 3। यहाँ से जो हमें सिंपलेस्ट रेशियो मिला, ठीक है, यहाँ से जो हमको सिंपलेस्ट रेशियो मिला, अब हमें यहाँ से क्या मालूम चल गया कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का जो अनुपात है वो क्या आ गया हमारा, बताओ। CH2, HH2, OH2 N इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, ये 1, 2, 2 एंड ये 3। तो यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला में क्या बताए थे कि एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो अलग अलग एटम्स जो भी प्रेजेंट हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, उनके बीच का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। तो हमें रेशियो तो मिल चुका है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1H2O2 एंड N3। ये हमारा निकल के आया एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो इस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। अगर एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया तो एम्पिरिकल फार्मूला मास भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया है, एम्पिरिकल फार्मूला मास भी निकाल लिए हैं, और भी क्वेश्चन में कोई डेटा दिया रहेगा जैसे उसका मॉलिक्यूलर मास, फिर वहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे, फिर हाँ एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर, पहले इतना ये समझ में आ गया हो, एक बार फिर से इसको रिमाइंड करवा देते हैं। एलिमेंट
जो भी दिए रहेंगे उसको इधर नोट कर लेना है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और भी कुछ हो सकता है। इनका कुछ परसेंटेज दिया रहेगा, मान लेते हैं इसका परसेंटेज x, इसका y, इसका z, इसका a, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। नोट कर लेने के बाद यहाँ पर जो भी परसेंटेज दिया है निकाल, इस परसेंटेज को डिवाइड करेंगे इस 12 से, यानी कि x/12, y/1, z/16 एंड a/14, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर जो इस परसेंट वाला वैल्यू को डिवाइड किया 12 से, कुछ वैल्यू आएगा, सपोज 246 ऐसे करके आया है। अब चेक करना है कि इन चारों में सबसे छोटा कौन है। जो भी सबसे छोटा होगा उसको क्या करेंगे, उस छोटे नंबर से इन चारों को फिर से डिवाइड कर देना है। कैसे? तो 2/2, 4/2, 4/2 एंड 6/2, ये वैल्यू आया 1, 2, 2 एंड 3, ठीक है। तो हमें अनुपात मिल चुका है, सिंपलेस्ट रेशियो मिल चुका है किसका किसका, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है वो क्या है, 1:2:2:3, ठीक है। तो यहाँ से बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला इक्वल टू C1H2O2 एंड 3, या फिर C1 को यहाँ से 1 को हटा सकते हैं, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर, उसके बाद फिर देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन ये है कि एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास 180 है। A compound having molecular mass 180. Find its molecular formula if its empirical formula is CH2O. हमारे पास जो जो डेटा दिया हुआ ना उसको एक बार नोट कर लेते हैं। सिर्फ मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, ये दिया हुआ 180, एक और दिया हुआ एम्पिरिकल फार्मूला, ये दिया हुआ CH2O, ठीक है। क्या हम लोग मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, एम्पिरिकल फार्मूला दे रखा है, तो यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल सकते हैं। ये कितना आएगा, 1 × 12, 2 × 1 एंड 1 × 16 इक्वल टू आ जाएगा हमारा ये 30, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले जो है ना हमने एक रिलेशन निकाला था, मॉलिक्यूलर मास एंड एम्पिरिकल फार्मूला मास। क्या निकाले थे कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n × एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो यहाँ से n का वैल्यू निकाला जा सकता है। n बराबर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 180 अपॉन ये 30, तो ये वैल्यू आएगा 6, ठीक है। नाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n × एम्पिरिकल फार्मूला। तो n का वैल्यू क्या है, 6 × एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, ये आएगा C6H12O6, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि एक कंपाउंड है, उसमें 40% कार्बन है, 6.7% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूलर मास 60 है, 60 ग्राम, तो बताइए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा देर पहले एक चार्ट बनाए थे, उसमें क्या क्या था, तो जो भी यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट के एटम्स थे उनको नोट करना था। तो यहाँ पे लिख लेंगे परसेंटेज, यहाँ पे लगा लेना है, एटॉमिक मास लगा लेना है यहाँ पे हमको, फिर एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे, तो इस परसेंटेज को डिवाइड कर देना है एटॉमिक मास से, और फिर यहाँ पर आएगा हमारा सिंपलेस्ट रेशियो। तो कौन कौन सा है भाई, कार्बन है, हाइड्रोजन है और फिर ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन कितना है तो 40%, हाइड्रोजन कितना है तो 6.7%, ऑक्सीजन क्या है तो 53.3%। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का तो 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे 40/12, ये वैल्यू आएगा कितना, 12 36, 4 बच गया यानी कि 3.33, ये तो 6.7/1 करेंगे तो ये 6.7 ही रहेगा, एंड 53.3 को अगर 16 से डिवाइड किया जाए तो 16 48, बच गया 5, फिर ये 16 48 यानी कि ये भी 3.33 आएगा। अब सिंपली क्या करना है, इन तीनों नंबर में जो सबसे छोटा है उससे क्या करो, तीनों को डिवाइड कर दो। 3.33, 6.7, 3.33 यानी कि 3.33 सबसे छोटा है। अब इसी 3.33 से तीनों को डिवाइड करिए, ये कितना आएगा 3.33/3.33 यानी कि 1, 6.7/3.33 ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 आएगा, एंड 3.33/3.33 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो मिल चुका है 1:2:1। तो यहाँ से बोलेंगे सर एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा CH2O, CH2O। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला हमको मिल चुका है, और हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ही निकालना है। ठीक है, और हमारे पास मॉलिक्यूलर मास इसका दिया हुआ है, यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाला जा सकता है। एम्पिरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू क्या आएगा, 30 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, ये है आपका 60 ग्राम। ठीक है, तो हमें क्या पता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, तो n का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है 60 और ये कितना है 30 यानी कि ये 2 आएगा, तो यहाँ से n बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या जानते हैं, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो
n का वैल्यू कितना आया 2, एम्पिरिकल फार्मूला कितना है CH2O, तो यहाँ से क्या आएगा C2H4NO2। तो ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका, जिसमें 40% कार्बन है, 6.7% हाइड्रोजन है और 53.3% ऑक्सीजन है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें वेपर डेंसिटी दिया हुआ था, दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं फिलहाल। सेम क्वेश्चन है बट ऐसे दिया हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। यहाँ पे फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इफ वेपर डेंसिटी इज 45। क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपाउंड कंटेनिंग 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन, 53.3% ऑक्सीजन, फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इफ वेपर डेंसिटी इज 45। ठीक है, तो यहाँ तक तो सेम प्रोसेस करना है। कार्बन ये है, डिवाइड करके सारा कुछ निकाल लेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ से हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी के केस में क्या बताए थे, अगर वेपर डेंसिटी दिया हुआ हो तो n का वैल्यू निकालने के लिए बताए थे 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, तो यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला मास पहले निकाल लो। एम्पिरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू क्या आएगा 30 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। 2 इंटू वेपर डेंसिटी क्या है 45 अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला 30, ये आएगा 3। n का वैल्यू हमारा कितना हो गया 3। ठीक है, जब n का वैल्यू ये 3 हो गया तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या है हमारा ये 3 है। अगर ये 3 है तो फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा चेंज होकर क्या हो जाएगा C3H6O3, C3H6O3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर किसका, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन कंपाउंड का। ठीक है, चलिए अब ये सवाल आता होगा कि इससे पहले वाला में तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ और आया था, इसमें तो कुछ और आ गया। तो यहाँ पे वेपर डेंसिटी दे रखा है, वेपर डेंसिटी के वैल्यू पर भी चेंज हो सकता है ये वैल्यू। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है।